बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों और सैलाब में इमदाद व बहाली सरगर्मियों के हवाले से आज अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाक और सूबाई हुकूमतों की मुआवनत के लिए तैयार है। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि सैलाब से पंजाब में ज़्यादा नुकसान हुआ है, वफाक और सूबाई हुकूमतों को आवाम की मदद करनी चाहिए। जबकि उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रई इमरजेंसी का ऐलान करते। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको मिला डॉक्टर साहब, आज जो है कौमी असम्बली का सैलाब और दहशतगर्दी के हवाले से अहम इजलास हुआ था, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है इस इजलास का बाइकआउट भी किया गया था। देखिए, ये खबरें इस वक्त इररिलेवेंट सी खबरें हैं सारी, और ये कोई मुल्क का जो एक सियासी ढांचा है जी, ये जो पूरा सियासी सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये ऑटो करेक्ट होगा इसको ठीक होने की ज़रूरत है। सही। हुकूमत नहीं, सिस्टम हमेशा ये पिछले कई सालों से सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। ये जो यानी जमहूरियत और वो सारे अपनी जगह हैं, वो और रहेंगी इंशाल्लाह, लेकिन जो ये सिस्टम है ना हमारा, जो रूल्स ऑफ द गेम्स कहते हैं, जो भी कहें इसको, वो गवर्नेंस सिस्टम जो है ना, वो आज की दुनिया के हालात के लिहाज से ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो पाकिस्तान में है, ये सूट नहीं करता। इसमें बुनियादी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, और वो आपको हर जगह पे नज़र आता है, चाहे वो कोई कुदरती आफात हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे वो बहुत सारे, मैं इसके ऊपर बरसा बरस से बोल रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर कोई बात रिपीट नहीं करना चाह रहा। और ख़ास तौर पे अब तो ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया है कि जो चीन में जो 3 सितंबर से हम ले लें, या उससे पहले हम SCO का इजलास ले लें, या उससे दरमियान में जो मुलाकातें हुई हैं बायलैटरल, तो उसमें जो मुल्क बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के उभरे हैं, एक तो चाइना उभरा है जी, और चाइना के अलावा जो मुल्क बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के उभरे हैं, उनमें जाहिर है कि रशिया है, उनमें नॉर्थ कोरिया है, उनमें पाकिस्तान है, और उनमें और तो और एक मुल्क जो है वो बहुत अरसे के बाद, यानी 2 मुल्क ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ग्लोबल स्टेज पे एक बड़ी पावर के साथ सामने नज़र आए हैं। नॉर्थ कोरिया तो ज़ाहिर है हम सब जानते हैं नॉर्थ कोरिया को, इसलिए कि नॉर्थ कोरिया जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसको दुनिया के कई मुल्क जो हैं वो तस्लीम नहीं करते, न्यूक्लियर पावर उसका जो स्टेटस है उसको नहीं देते। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो उसके, जो मैंने पहले भी बात की थी कि उसके पाकिस्तान से एक खामोश स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उनको बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे नॉर्थ कोरिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे साउथ कोरिया से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों से हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। और फिर चाइना तो चाइना है। अच्छा, चाइना तो इमर्ज हुआ इसमें बहुत एक ग्लोबल पावर बन के, और दूसरा जो है वो इसमें प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बहुत बड़ी पावर बन के, यानी वो प्रेसिडेंट पुतिन है जिनको दुनिया आइसोलेट करने जा रही थी आज से 2-3 साल पहले, वो एक बड़ी पावर बन के इमर्ज हुए। और पाकिस्तान का तो मैं अभी आगे हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ एक और मुल्क जो है वो बहुत तवील अरसे के बाद जो है वो एक ग्लोबल स्टेज पे नज़र आया। कम से कम मुझे तो बहुत ही तवील अरसे के बाद वो किसी ग्लोबल स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता नज़र आया, और वो है मंगोलिया। मंगोलिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक मुल्क है ये, और यानी इसके 2 ही पड़ोसी हैं और उनके दरमियान ये मंगोलिया है। एक तरफ इसके नॉर्थ में जो है वो रशिया है, और साउथ में और साउथ ईस्ट में इसके जो है वो चाइना है, और कोई इनलैंड सी नहीं है। और मंगोलिया जो है वो
यानी बहुत बड़ा मैप को आप देखेंगे, बहुत बड़ा, कई लाख जो है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, तो कई लाख जो ना मुरब्बा किलोमीटर्स तक इसका जो है वो एरिया फैला हुआ है। आप अगर आप नक्शे पे भी देखें, और यहाँ पे टोटल टोटल इतने बड़े मुल्क में 35 लाख लोग रहते हैं, यानी मेरा ख्याल है कराची से भी आधी से भी आधी आबादी जो है वो मंगोलिया के अंदर मुकीम है। तो मंगोलिया जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, आबादी कम है, रिसोर्सेज बहुत हैं, और इसका जो जनूब है वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पाकिस्तान से ऐसे हैं जिनको मंगोलिया जाने का इत्तेफाक हुआ है, लेकिन वो चाइना के साथ शेयर करता है। वो अलग किस्म के का वो जो है ना वो डेजर्ट है। वो अनलाइक आप इजिप्ट में या बाकी जगहों पे सहरा देखें तो वो एक मुख्तलिफ सा है। बहरहाल मैं उसको शॉर्ट करता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ। वो सहराई गोबी के नाम से, सहराई गोबी सही। और ये जो है ये हिस्ट्री जो है वो जनाब 1206 में यहाँ पे एक शख्स इमर्ज होता है, और वो जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सल्तनत आगे जाके बनाता है। लैंड के ऊपर, लैंड एम्पायर, यानी सी पे नहीं, अगर सी पे तो आप फिर कहेंगे ना बरतानिया भी है, उनकी कॉलोनीज भी। सबसे बड़ी जो लैंड एम्पायर है, जो कि सी ऑफ जापान से शुरू होके अपने अरूज के दौर में और मशरकी यूरोप तक फैलती है, वो एक शख्स उसकी बुनियाद रखता है, जिसका नाम है, वो मंगोलिया से उठता है, उसका नाम है चंगेज़ खान। और फिर चंगेज़ खान जो है वो वहाँ से उठता है मंगोल, और फिर उसके बाद वो सी ऑफ जापान से लेके, सी ऑफ जापान आप सोचें कहाँ पे, सी ऑफ जापान है और एक तरफ ईस्टर्न यूरोप है, और फिर वो यहाँ से उठते हैं मंगोल, और फिर वो फैलते हैं चारों तरफ। और फिर इसका जिसका पोता है कुबलाई खान, उसको वो आगे फिर चाइना को कॉन्कर करता है, जो आज का चाइना है उसको कॉन्कर करता है, और वहाँ पे उसको यंग डायनेस्टी जो है उसको यंग द ग्रेट कहते हैं। वो कुबलाई खान वहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे यंग द ग्रेट कहते हैं। तो ये जो है फिर ये 1365 तक ये सल्तनत जो है, बहुत बड़ी सल्तनत, अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, फोर्थ अगर आप इसको देखें तो ये अपने दौर में आपको देखें कि कहाँ तक फैली नज़र आएगी। ये फोर्थ आप देखें कितनी बड़ी सल्तनत ये जो है ये पूरा बर्र आज़म देख रहे हैं आप, यूरेशिया देखें पूरा, ये कहाँ पर मॉस्को है, कहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, वो जो साउथ चाइना सी, बीजिंग, वहाँ से ये पूरी आप देखिए मंगोल सल्तनत कहाँ तक जा रही है। और ये ऊपर जो है साइबेरिया, और फिर नीचे जो है ये बरसगीर था, ये पूरा जो है ये मंगोल। अगर आप इनकी, ये मैंने कहा ना लैंड पे, सिर्फ लैंड पे इससे बड़ी कोई सल्तनत ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं बनी। बाकी जो सल्तनतें हैं वो उनमें कॉलोनीज हैं, समंदर के उस पार इटालियंस हैं, तो कहीं बरतानिया हैं, तो कहीं ये सबसे बड़ी सल्तनत। लेकिन फिर ये हुआ कि खाना जंगी हुई बच्चों बेटों वगैरह में, आगे फिर वो टूट गई, खानाइट्स बन गए, और वो सारी बात की कहानी 4 बने थे इनके। और वो जो यहाँ से यंग डायनेस्टी भी ख़त्म हो गई, वापस वो आ गए अपनी जगह पे जो आज का मंगोलिया है। तो फिर ये उसके बाद जो है वो एक इनका ये रहा, ये थर्ड हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप मंगोलिया को देखें तो ये 4 खानाइट्स में फिर टूट गए थे। एक जो चौथाई जो था वो एक तरफ चौथाई खान, एक तरफ चला गया था गोल्डन हॉर्ड, एक तो ये 4 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। बहरहाल फिर इसका एंड जो है ये हुआ। लेकिन ये है कि फिर ये बगदाद तक, और बगदाद को भी हलाकू खान, और ये सारी वही जो मंगोल हैं, और जिनको तातारी भी कहते हैं। हालांकि फ़र्क है तातारियों में और मंगोलों में फ़र्क है, लेकिन अभी हम डिटेल में जाए बगैर। बहरहाल अब आप देखेंगे कि क्या हिस्ट्री है, और कितना एक मुल्क जो है इस वक्त वो बिल्कुल आलमी जो स्टेज है उसके ऊपर वो बिल्कुल कई सालों के बाद वो मंगोलिया जो है मर्ज होकर सामने आता है। और इस तरह वो भी इस वजह से आ रहा है कि वो एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है उनकी बड़ी, ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है मंगोलिया के लिए, कि जो पावर ऑफ सर्बिया 2 है वो वहाँ से गुजरेगी।
और उसके नतीजे में जो मैंने पहले भी बात की थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ा चूँकि प्रोजेक्ट है, बहुत तवील पाइपलाइन है। अच्छा, ये काज़ाकिस्तान वाले थोड़े से वो थे कि भाई काज़ाकिस्तान से, क्योंकि एक जो पावर सर्बिया 1 है वो वहाँ से, तो ये था कि बाईपास हो रहा है काज़ाकिस्तान, तो मंगोलिया और काज़ाकिस्तान के दरमियान आज जो है वो स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हो गए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। तो ये बड़ा, एक बहुत बड़ा यूरेशियन ब्लॉक जो है ये बन गया है, यहाँ पे बन रहा है। और वो असल में इसी दौरान ये जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं ना, इसमें बहुत ज़बरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क मुल्क बड़े करीब आए आपस में। तो काज़ाकिस्तान और जो मंगोलिया है वो भी करीब आ गए हैं, और मंगोलिया जो है उसमें ये सारी अब जॉब्स क्रिएट होंगी क्योंकि पाइपलाइन वहाँ से गुजरेगी। अच्छा, चाइना और मंगोलिया देखें ना, चाइना जो है ये जब ये 1911 में किंग डायनेस्टी ख़त्म हुई तो उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया था। उससे उससे पहले मंगोलिया चाइना की किंग डायनेस्टी का हिस्सा बन गया था, तो ताल्लुकात इनके ऊपर नीचे रहे। लेकिन यह है कि इस वक्त बड़े ज़बरदस्त इनके ताल्लुकात हैं, कई सालों से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और इंडिपेंडेंट। दरमियान में रशिया और चाइना के दरमियान इख्तलाफात रहे मंगोलिया की सरहदों के हवाले से, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गए। इसलिए वो उनको अक़वाम मुत्तहिदा में आते आते ज़रा देर लगी। आज़ाद पहले हो गए थे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में वो मेरे ख्याल से 60-61 में आए, बाहर आने नहीं हुए। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात है कि मंगोलिया जो है, अच्छा जो ये देखें जब पाइपलाइंस और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, तो वहाँ पे फिर बहुत सी इंडस्ट्रीज़, फिर बहुत से वहाँ पे लोग आबाद होते हैं, क्योंकि साल साल के प्रोजेक्ट्स हैं ना। ये अभी फौरी तो नहीं पाइपलाइन बन रही है, तो अगले 5-10 सालों में कहीं जो है इसकी तामीर होगी, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, लोग आएंगे, रहेंगे, पूरा उसकी फिर देखभाल होगी, तो गैस जाएगी। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है आज की दुनिया में, जहाँ पे इतने लोग जॉबलेस हो रहे हैं और इतने, तो एक इकॉनमी जो है खुल रही है। तो ये एक तो बहुत ही खुशहाल बात है। तो मंगोलिया मर्ज हुआ है, नॉर्थ कोरिया मर्ज हुआ है, और नॉर्थ कोरिया जो है वो आज उनके जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन, वो वापस पहुंच गए हैं शुमाली कोरिया, और वो भी जाहिर है कि वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आए हैं चाइना, और यहाँ पे बहुत सी मुलाकातें उनकी बाकी लीडर्स के साथ हुई हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ तो उनका ऐसा ताल्लुक बन गया, क्योंकि देखें जंग में शरीक हुए हैं ना, ये एक कैसा अजब मामला है कि वो बाकायदा जंग में शरीक हुए हैं यूरोप के अगेंस्ट। नॉर्थ कोरिया यूरोप के अगेंस्ट होता है, और यहाँ पर जो है वो कल यूरोप में जो है वो कोलिजन ऑफ विलिंग का जो इजलास था, जिसमें स्टीव विटकॉफ आ गए थे। तो वो स्टीव विटकॉफ तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप से फ़ोन पे बात हुई, बात बनी नहीं कोई। अब मेरे ख्याल से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये यूक्रेन, उन्होंने कहा कि जी हम जो है वो सपोर्ट करेंगे फ़ौजी। उससे पहले ही, उस टेलीफोन कॉल होने से पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप को, प्रेसिडेंट पुतिन का वहाँ से स्टेटमेंट आ गया था कि किसी भी सूरत यूरोप के किसी मुल्क की फ़ौज जो है वो यूक्रेन में हमें कबूल नहीं है, यूक्रेन की सरजमीन पे कबूल नहीं है। ये पहले ही उनका एक स्टांस रहा है, अब और क्लैरिटी के साथ उन्होंने दोबारा दोहरा दिया। और मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो अलास्का मीटिंग हुई है उसमें ये तय हो चुका हुआ है, नेटो की मेंबरशिप नहीं होगी। सिक्योरिटी गारंटीज अब कैसे देंगे वो, उसके ऊपर अब यूरोप, जाहिर है यूरोप के अपने मामलात हैं, और उसमें बरतानिया के अपने मामलात हैं, जर्मनी के अपने मामलात हैं, फ्रांस, ये सारे मुल्क अपने मामलात हैं। उन्होंने इंटरेस्ट भी कल नहीं लिया कोलिशन ऑफ विलिंग का। तो अब यह है कि अब वो प्रेसिडेंट पुतिन ने फिर कहा कि मैं ज़ेलेंस्की को दावत देता हूँ आके मुझसे मिल लें यहाँ पे। और ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं तीसरी जगह, उन्होंने कहा सवाल तीसरी जगह का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसने आना है वो यहाँ के मिले। इससे पहले आपको याद होगा बात चल रही थी कि शायद वो प्रेसिडेंट ट्रंप तुर्की चले जाएँ और तुर्की में वो पुतिन भी आ जाएँ और ट्रंप भी पहुँच जाएँ, ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो नहीं। उन्होंने कहा ये ट्रायलेटरल तो मेरी तो बायलेटरल मुलाकात होगी, ट्रायलेटरल समिट तो नहीं, ज़ेलेंस्की ने यहाँ पे आना है, रशिया तो आके बात कर ले। तो ज़ेलेंस्की तो फिर सरेंडर करने ही जाएगा ना। तो वो एक ऐसा मामला है जहाँ पे बिल्कुल ज़ेलेंस्की को आप समझें कि वो इलाके भी चले गए हाथ से, साथ वो सिक्योरिटी गारंटीज़ भी नहीं मिल पा रही, और ये टोटल जो है एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कोई एश्योरेंस नहीं है। फ़ोन पे भी बात हुई तो उस पर भी वो यूरोप के लीडर्स भी थे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे, वो 2 हफ्ते की डेडलाइन उन्होंने दी थी कि मुझे कोई मजबूत प्लान बना के दो कि क्या सिक्योरिटी करने, तो वो भी बिल्कुल एक अजब सा मामला हो गया। तो इसमें प्रेसिडेंट पुतिन भी एक तरह से फातह के तौर पे आए हैं कि दुनिया आइसोलेट कर रही थी, ये हो गया सारा मामला। यहाँ पर जो है, यहाँ पे दूसरा मुल्क जो फातह बन के सामने आया है वो चाइना है। मंगोलिया वर्ल्ड स्टेज पे आ गया, पाकिस्तान इमर्ज होके आया सामने, और पाकिस्तान के बहुत से
आप देखें कि आप स्ट्रेटेजिकली भी देखें और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे भी आप देखें कि आर्मीनिया, अज़रबैजान इस दौरान, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप फैसले ऐसे कर रहे होते हैं। इसी तरह से रशिया के साथ हमारे मामला, फिर पूरे जो सेंट्रल एशिया के साथ मामला, फिर ईरान के साथ, फिर ये कि जो गज़ा के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं, और फिर तुर्किया के साथ, फिर ये कि पूरा ये जो ब्लॉक बने, तो बिल्कुल EU के साथ मामला हमारे पाकिस्तान बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है, इस वक्त आ जा रहा है। लेकिन एक जो बड़ा अजीब सा एक मैसेज आया है आज, वो सोशल ट्रूथ पे आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का। सही। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मैसेज दिया है 5th, मैं अगर यहाँ पे कोट करूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि लुक्स के वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया, इंडिया और रशिया को हमने खो दिया है टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथ हमने लगता है कि इंडिया और रशिया को खो दिया है। अच्छा, रशिया तो चले उनका पार्टनर है जी, इंडिया को भी साइन ऑफ कर दिया, खुदाफिज कह दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। यानी आप जरा इसको मैसेज को देखें, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, खुदाफिज, मतलब खुदाफिज कह दिया इंडिया को भी। अब क्वाड किधर गया, टैरिफ किधर, सारा मतलब खुदाफिज, बाय बाय टाटा, आप भी चाइना के वाले हो गए। अच्छा, अब और आगे जो है वो लिखते हैं ये मैसेज में कि मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, यानी मेरी ख्वाहिशात हैं कि वो एक तवील और कामयाब मुस्तकबिल इकट्ठे गुजारें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, मतलब मोदी जी की सरकार जो है ना, वो एक, मैं क्या बात करूं, कोई एक ऐसा एक नहीं होता, एक मतलब है कि इनकी सरकार की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही। एक वो लावारी सा बच्चा नहीं होता, इधर फेंक दिया तो इधर से वो कबूल नहीं कर रहा, उधर से वो कबूल नहीं कर रहा, तो इन्होंने हवाले कर दिए इंडिया को कि होता है ना रब रखा तुम्हें चाइना के हवाले करते हैं, बच्चे तुझे चाइना ले जाओ उठा के। वो चाइना जो है, वो चाइना लेने को आप कैसे किसी के घर में जाके बच्चा फेंक सकते हैं? ये बच्चा जो है अपना जगह उधर फेंक दिए मोदी जी की सरकार को वो चाइना जो है लेने को तैयार नहीं हो। चाइना कह रहा है जाओ उधर जाओ, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ क्वाड बना रहे थे बैठ के, और दलाई लामा और फलाना और ये, और जापान गए हुए थे उस जेलेंस्की से सुलह के, वो उन्होंने साइन ऑफ कर दिए कि वो जैसे होता है ना कि वो फिल्मों में गाने नहीं होते, बाबुल की दुआएं लेते जा, वो उस तरह करके ना बिल्कुल जो है ना, जा तुझे सुखी सो, मतलब वो बिल्कुल खुदा हाफिज, वो जो है ना मोदी जी जाइए चाइना के वाले। अब वो एक अजीब रौला पड़ा हुआ है कि भाई आप क्वाड में थे तो पहले तो क्वाड की समिट पे टैरिफ पे थे, और टैरिफ से आप स्ट्रेटेजिकली नहीं होता कि आप जाएं। अच्छा, प्यूटिन से तो मुलाकात हो रही है, शी जिनपिंग से भी मिलना है उन्होंने, तो अब इंडिया बीच में, इंडिया को खुदाफिज, मतलब आप जाएं। तो अब ये है कि ये तो बहुत ही, मैंने कहा ना, इनको मामलात को संभालना मोदी जी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का बहुत बड़ी आबादी, और यानी बड़ा मुल्क है, तो उसको ये कैसे मोदी जी जो है अचानक इसमें से निकल के, एक महीना पहले तक वो चाइना से लड़ रहे हैं, अब वो अमेरिका के साथ हैं, तो अमेरिका से खुदाफिज हो जाओ, तो अच्छी चीज़ वो भी, वो उनका ब्लॉक, वो अलग दुनिया किसी और धारे में जा रही है। फिर जो दूसरी जो चीज़ है ना, वो एक बड़ी उसके साथ एक, इसी को मैं ला के फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बात को, लेकिन मैं इसको पहले ये ख़त्म करूँ। मेरे लिए जो है ना, ये कुछ इनके जो मामलात हैं ना, ये मामलात किसी और रुख पे चले गए। यहाँ पर इनको जाने से पहले मेरा ख्याल है रोक लेना चाहिए था। देखें, हम तो ये फॉलो करें ना चीज़ें, और पहले से मतलब हम उसका रेफरेंस भी दे देते हैं। तो ये जो है ना, ये इनको जो है ये, अब इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया 31 लॉस्ट इंडिया रशिया थ्रू डीपेस्ट डार्क चाइना, ट्रम्प्स क्रिप्टिक पोस्ट जो है। क्रिप्टिक क्यों है भाई? अच्छा, क्रिप्टिक है ये, तो ये जो है, ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात है। अच्छा, इसमें फिर जो उनके हावर्ड लुत्निक हैं, जो सेक्रेटरी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने 3 कंडीशंस रख दी हैं इंडिया के आगे। अब ये बड़ा एक इशू खड़ा हो गया है। 3 कंडीशंस रख दी हैं इंडिया के आगे, और यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ जी न्यूज़ को, 35। 3 कंडीशंस रखी हैं उन्होंने कहा है कि अगर पहली कंडीशन ये है कि सपोर्ट डॉलर,
ये जी न्यूज़ की हेडलाइन है। जी। डॉलर को सपोर्ट करो या टैरिफ दो, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। 35th, ट्रंप के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने इंडिया को कहा है। जी। और ये है कि दूसरी बात ये कि ब्रिक्स से अलहदगी इख्तियार करो। अच्छा, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने फिर इसको डिटेल में लिखा है कि 34th, सपोर्ट योर बिगेस्ट क्लाइंट, जिससे सबसे ज़्यादा तिजारत कर रहे हो उसको सपोर्ट करो। हावर्ड लुथरिक जो है लिस्ट 3 कंडीशंस फॉर इंडिया टू अवॉइड 50% टैरिफ्स। अब 3 कंडीशंस इसमें अगर हम जाएं तो इसमें 3 कंडीशंस बड़ी क्लैरिटी के साथ वही बात जो बाकी जगहों पर भी है, लेकिन यहाँ पर भी ब्लूमबर्ग में आया हुआ काफ़ी तफसील से, लेकिन मैं किसी एक जगह से कोट कर सकता हूँ। उसमें ये है कि नंबर 1 आप ऑयल लेना बंद करेंगे। नंबर 2 ये है कि आप जो हैं वो ब्रिक्स की मेंबरशिप ख़त्म करेंगे, डॉलर को सपोर्ट करना, ब्रिक्स से अलग होंगे। और तीसरा ये है कि इनके दरमियान आप चाइना और रशिया के दरमियान अगर आप ब्रिज बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मतलब है कि 2 ही ऑप्शंस हैं, ब्रिक्स और ऑयल लेना बंद करें। अच्छा, इससे पहले तो ऑयल की बात चल रही थी, अब ब्रिक्स के ऊपर वो उन्होंने ब्रिक्स की कंडीशन नहीं, ब्रिक्स से आप अलहदा हूँ। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो है वो इनके चाइना के साथ तो अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के। प्यूटिन के साथ उन्होंने आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैं चंद रोज़ में दोबारा बात करूंगा प्रेसिडेंट प्यूटिन के साथ। प्यूटिन के साथ उनके राब्ते हैं, और कल भी मैंने बात की थी कि प्रेसिडेंट प्यूटिन ने कहा कि उनका जो मजाक की हद है वो बड़ी अच्छी है, मजाक बड़ी अच्छी है, और हम एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं और बड़े क्लोज हैं एक दूसरे के। तो ये इंडिया तो नहीं कहूँगा, मोदी सरकार अब इसमें फंस गई है। वो ना उसको जवाब दे रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है वो कि हमने इंडिया को हवाले कर दिया है चाइना के, तो अब इसका क्या जवाब देंगे? मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इसका क्या जवाब होगा कि नहीं हम चाइना के पास नहीं गए, यानी देखें ना क्या जवाब होगा इसका। वो कह रहे हैं कि जाएं आप, चाइना के हवाले कर दिया आपको, तो आप इसका क्या जवाब होगा इसका कि नहीं हम चाइना के साथ नहीं गए, हम आपके साथ हैं। नहीं हम मतलब इसका कोई जवाब, मतलब एक अजीब सी जगह ना उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री भी और सारे लोग जो हैं अजीब जगह फंस गए कि इसका क्या जवाब दें। तो अब ये है कि ये बहरहाल एक बहुत ही अजीब, और ये बड़े अच्छे, मैं बताऊं पिछले 5-6 महीनों में भी बड़े अच्छे मौके इनके पास आए हैं। ये एक तो ये है कि जो पाकिस्तान के साथ जाहिरियत तो इन्होंने क्यों की, उससे पहले ये क्या, अच्छा इसको अलग पाकिस्तान से ताल्लुकात को अलग भी रखें आप। अमेरिका में ही गए थे इनाग्रल पे, तो क्या जयशंकर जी को नहीं पता था अमेरिका कैसे देख रहा है? इनके लोग वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के भेजे आर्मी प्लेन्स में, तो उस वक्त इनको एहसास नहीं हो रहा था। फिर इनके बंदों, कैश पटेल को इन्होंने कहा कि हमारे बंदे का केस ख़त्म करवाएं। उन्होंने कहा मैं डेट आगे की देता हूँ, सिर्फ बंदों का केस ख़त्म नहीं होगा। फिर वहाँ पर प्रॉपर उनका एक वहाँ पर लोगों को उन्होंने पीछे करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ पर जो भी उनका चल रहा है उस सिलसिला दूसरे मुल्कों के साथ, उसमें इंडिया दरमियान में घुसा हुआ था। तो ये फील क्यों नहीं कर पाया कि ये जो सिचुएशन वहाँ पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली हो रही है, तो इसमें हमने कैसे, फिर दूसरी लॉबी फर्म हायर कर रहे हैं 1-2 दिन पहले, फिर मतलब अजीब सा खिचड़ी सी पक के। मैंने कहा पाकिस्तान को तो आप हटा के भी देखें ना, फिर उधर जापान जा रहे हैं, फिर जापान से चाइना जा रहे हैं, फिर उधर प्यूटिन से मिलना है तो पहले जेलेंस्की को फ़ोन कर रहे हैं। मतलब एक अजीब सा कंफ्यूजिंग एक सूरत हाल है। उधर बांग्लादेश हाथ से निकल गया, उधर नेपाल, उधर मालदीव्स, उधर ये उधर वो भी दरमियान में पाकिस्तान, और उधर वो फिर अफ़गानिस्तान, और फिर मजीद ब्रिगेड और BLH में एक आप परेशान होंगे कि ये 5-6 महीनों में 7 महीनों में जब से ट्रंप आए तो क्या इंडिया किसने क्या किया है और इनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं खुदाफिज जाके चाइना के साथ काम करो। ठीक है, तो अब ये मामला ब्रिक्स अभी डाल दिया उन्होंने बीच में, तो अब क्या जवाब देंगे उसका? तो ये एक खामोशी छाई हुई है। अच्छा, इस पे जो है, अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि ये इसके बाद जो है ना, अब ये यूरोप का फ्यूचर आगे, EU का फ्यूचर क्या होगा, तकसीम आ गई यूरोप के अंदर भी। और यूरोप जो है उसके मुल्क अपना एक कल्चर रखते हैं, बल्कि मुल्कों के अंदर भी जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना उनका अपना कल्चर है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाएँ तो स्कॉटलैंड अलग आपको मिलेगा, आपको अलग पुरानी हिस्ट्री है, कौमें हैं अपनी। अब यह है कि वो एक EU बन गया, एक नेटो बन गया, एक सारा मुल्क अपने अपने फैसले कर रहे हैं, अपनी अपनी इकॉनमीज़ को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भाई एक मिनट, अब गैस के अमेरिकन से नहीं गैस के एग्रीमेंट्स करने थे, और ये सारा तो फिर हमारा नॉर्थ स्ट्रीम क्यों बर्बाद किया, सबोटाज किया उसको।
साथ ही उसके जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने आज एक बड़ी अजब स्टोरी, एक्सक्लूसिव एक स्कूप आया है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। सही। और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो स्कूप है उनका वो है 14th नाइट टाइम रेड। अच्छा, वो ये जो नाइट टाइम रेड है ना, ये एक क्लासिफाइड उन्होंने डॉक्यूमेंट को न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज इन्वेस्टिगेटिव एक क्लासिफाइड रिपोर्ट को उन्होंने शाया कर दी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। अच्छा, इसको ऑफिशियली कभी भी नॉर्थ कोरिया ने, अमेरिका ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया, ना उनका डिनायल है किसी किस्म का। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो पेपर्स और ये सारी चीज़ें भी लेके सामने आ गई। और वो ये कह रहा है कि उनकी जो सील टीम 6 है, नेवी की सील टीम 6 है, तो उसने 2018-19 में ये प्लान किया था, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात होनी थी प्रेसिडेंट किम से, तो उस मुलाकात से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप आपको पता है ना, उन्होंने नॉर्थ कोरिया की सरजमीन पे पैर रखा था। वो क्रॉस कर गए थे, वो DMZ जो डीमिलिटराइज जोन है उसको क्रॉस कर गए थे वो, और उसको क्रॉस करके उस तरफ गए थे। साथ उनके साउथ कोरिया के उस वक्त के प्रेसिडेंट भी थे। तो वो उससे पहले सिंगापुर में मीटिंग्स हो गई थी इनकी, जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं प्रेसिडेंट किम से। लेकिन उससे पहले ये प्रेसिडेंट किम को जो है वो बड़ी सख्त इनकी दुश्मनी भी थी। एक मरला तो ऐसा आया था कि इन्होंने कहा था कि टोटली डिस्ट्रॉय, ये अगर हम जाए ना 2017 में, तो बहुत खौफनाक अंदाज में जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त बात की थी। 16 को थ्रेटन्स टू टोटली डिस्ट्रॉय नॉर्थ कोरिया। ये पहली जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस में उनकी, ये 2017 की 16 अगर हम NBC को कोट करें और फिर BBC को कोट करें तो ये 2018 में इन्होंने कहा था, ट्रम्प टू केम माई न्यूक्लियर बटन इज़ बिगर एंड मोर पावरफुल। लेकिन यह है कि बाद में फिर इनकी जाके मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी और मुलाकात भी हुई थी और ताल्लुकात में बेहतरी आ गई थी। लेकिन जो स्टोरी आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में वो बड़ी अजीब है। वो स्टोरी ये है कि जी इनकी जो सील टीम 6 को एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने गो हेड दिया कि आप एक बिल्कुल एक सीक्रेटिव ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो आप नॉर्थ कोरिया की जो साहिल है वहाँ पे उतरें, जाएं, और वहाँ पे जाने के बाद आपने ख़ास जगहों पे जाके कोई ऐसा वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन प्रेसिडेंट किम की कैसे हो रही है, तो उसके लिए आपने कोई इक्विपमेंट्स को वहाँ पे अपने डिप्लॉय करना है। तो वो वहाँ जाके उन्होंने भेज दिया, ऑथराइज़ कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी ये टीम जा नहीं सकती थी, इसको गो हेड चाहिए था, ग्रीन लाइट चाहिए थी प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जाके और वहाँ पे ये लगा के आओ वापस। ये टीम जो है इस स्टोरी के मुताबिक ये टीम नॉर्थ कोरिया उतर गई, उनके साहिल पे उतर गई। तो वहाँ सामने जब ये उतर के आगे जा रहे थे ये टीम 6 के लोग, सील टीम 6 के लोग, तो ये आगे जा रहे थे तो वहाँ पे एक नॉर्थ कोरिया की बोट आ गई। तो नॉर्थ कोरिया की बोट ने लाइट्स, रात का वक्त था, लाइट्स वगैरह डाली, तो वो ये सामने से नेवल सील्स खड़े थे, इन्होंने फायर खोल दिया। तो 6 नॉर्थ कोरिया के वहाँ पे जो अब इसमें जो है वो स्टोरी क्लियर नहीं है कि वो सिक्योरिटी एहलकार थे, सिविलियंस थे, जो भी थे, 6 लोग वहाँ मारे गए। और इन्होंने इससे पहले कि मज़ीद चूँकि फायर खोल दिया था तो नॉर्थ कोरिया की सारी जो सब अलर्ट सारा, तो वो जो सील टीम 6 थी वो उसको फ़ौरन वहाँ से इवैक्यूएशन का फ़ौरन का निकलो यहाँ से, तो वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। वरना, और वो ये स्टोरी बता रही है कि इतना ख़तरनाक ऑपरेशन था कि वो नॉर्थ कोरिया के होस्टेज बन जाते उस मरले पे, और एक बड़ा दुनिया में होस्टेज क्राइसिस खड़ा हो जाता अगर नॉर्थ कोरिया इनको पकड़ लेता। और ये उस वक्त की बात है जब मीटिंग तय हो गई थी कि सिंगापुर में और इधर उधर, तो ये लोग वहाँ पे वो तो नॉर्थ कोरिया के सॉइल से। अब ये इसको ना अमेरिका ने कभी ऑफिशियली, लेकिन वही कहते हैं इस स्टोरी में ये न्यूयॉर्क टाइम्स की कि ये जो बात है ये यहाँ पर हमारे सर्कल्स में तो थी कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये कि अब हमारे पास वो क्लासिफाइड सबूत भी हैं जिनमें ऐसा वाक़या पेश आया है। लेकिन आप ये देखें ना कि उसके बाद, अच्छा, इसको किसी ने ऑन नहीं किया, उसके बाद फिर ही मिले
फिर नॉर्थ कोरिया के लोग, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ट्रम्प मिले, दोनों को पता था। अच्छा, इनको मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये पता था कि नहीं, कि उनको पता चल चुका है, या उनको पता था। ज़ाहिर उनके लोग मारे हैं किसी ने नॉर्थ कोरिया के, तो लेकिन आप देखें कि वो फिर मिले हैं, फिर मुलाकात हुई है, फिर वो उधर गए हैं, फिर इधर गए हैं। लेकिन इस दौरान ये इतना बड़ा जो वाक़या पेश आ गया था, उससे पहले उसको न्यूयॉर्क टाइम्स आज एक अपनी स्टोरी में, स्कूप में। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका का जो मामला है बहुत ज़्यादा उलझ गया और दुनिया के लिए इसको समझना मुश्किल है। नहीं, इसको समझना मुश्किल है, और मैं इस बात को मैं ये नहीं मान सकता कि जो कोर टीम है मोदी सरकार की, उनको इस बात का इल्म ना हो। मतलब ये जयशंकर जी को, एक होता है ना, मैंने आपसे कहा ना, एक होता है आप टीवी पे देख रहे हैं, खबरें सुन रहे, एक होता है वहाँ जब मौजूद हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो रही है, G20 समिट है, इनाग्रल में गए हैं, लोगों से मीट, बहुत बड़ा डायस्पोरा है, बड़ा एक्टिव डायस्पोरा है, तो कहीं ना कहीं से आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये चीज़ ऐसे होने वाली है, और फिर आप उसके मुताबिक फिर आप एक पॉलिसी बनाते हैं, मैसेजिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हल नहीं होता कि अब आप ट्रंप को गालियाँ देना शुरू कर दें, कि ट्रंप जो है वो चूँकि हम पे लगा रहा है, तो उसके नतीजे में आप ट्रंप को गालियाँ देना शुरू कर दें। और आप ये तय नहीं हो पा रहा अभी, बिल्कुल, ये मैं आपको, जो बीजिंग में भी लोग हैं और इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट सर्कल्स में, कि किसी किस्म का जो चाइना के साथ कहाँ तक जाना है, मोदी सरकार ने कहाँ तक जाना है, क्या वाकई वो क्वाड में आना था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, या जब अनाउंस किया तब इनको पता चला। देखें ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं होती, लेकिन आप, जो सरकार होती है उसको इल्म ज़रूर होता है कुछ चीज़ों का, कि भाई वहाँ क्या मूड है वाशिंगटन DC में, वहाँ डायस्पोरा है, आपके खबरें आ रही, सफारतखाने हैं आपके। तो ऐसे नहीं होता कि एक दिन उनका स्टेटमेंट आ गया और आपने जब जवाब देना है, फिर उसके बाद आपने ऐसे करना है, फिर नहीं। ये कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, और इसमें जो है ना वो अब ये किस रुख पे जाता है मामला। ये सिर्फ टैरिफ तक नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, टैरिफ उसका एक हिस्सा है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बढ़ाते हैं, लेकिन उसके आप उससे हटके देखें ना, H1B वीज़ाज़, बाकी जो उनके जो मुख्तलिफ शख्सियात जिनको इम्पोर्टेंट रोल्स देने थे, वो उसमें से उनको हटा दिया। तो बिल्कुल जो है वो एक ऐसी, चाइना ने परेड में नहीं बोला, मतलब एक इशू ही है कि वो एक तस्वीर, जो उस तस्वीर को उन्होंने देखा है सामने, हालांकि वो तो तस्वीर बहुत से, उसमें रहनुमा बहुत से लोग जा रहे हैं, उसमें SCO समिट में तो बहुत ही SCO बहुत बड़ा है, और जो परेड में लोग थे पूरा आसियान वहाँ पे था। तो ये मेरा ख्याल है कि अब ये खुद, मैंने कहा ना, देखते हैं कि ये कैसे उसमें से निकलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया मामला, क्योंकि ये जो आज उनका ट्वीट आया ना, ये इसमें टॉन्ट भी है। जो इंडिया की तरफ से उनकी बात हुई है कि हम रशियन ऑयल लेते रहेंगे, अब उसका क्या रिस्पॉन्स आगे से आता है, तो वो मामला जो है, मामला ठीक करने होते हैं आपको, फ़ौज होती है लड़ने के लिए, सफारतकार होते हैं जो आपके मामलात को ठीक करते हैं मुनासिब। अगर सफारतकार या बाकी जो ट्रैक 2 में मौजूद लोग हैं, जो भी हों, डेफिनेटली कोई ना कोई चैनल्स के लोग, वो सारे अगर गालियाँ देने पे आ जाएं और वो ऐसे मरले पे, आप ज़रा देखते हैं कि उसको कैसे बेहतर करना है मामला को। तो एक ही वक्त में आप जो है वो, अगर बुरा भला ट्रंप को कहने लग जाएं कि उसने जो है वो दुनिया की इकॉनमी तबाह कर दी, अपने मुल्क के लिए ख़राब है, तो आपके कहने से तो नहीं हो रहा ना मसला, आपके मुल्क के लोग वनरेबल हैं। तो अब हम तो बस ये कह सकते हैं कि तो देखते हैं कि कैसे ये इस मामले से निकलते हैं। लेकिन बहुत बहुत अजब जगह चली गई है फॉरेन पॉलिसी भारत की, और निकल तो जाएंगे, ज़ाहिर इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन कैसे निकलेंगे ये अब देखना है, इसमें से कैसे निकलेंगे, क्योंकि वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो यहाँ पर भी जो वाइब्स हैं, वो इससे मज़ीद आगे ख़राबी की तरफ है, और आइसोलेशन में टोटल, यानी सेंट्रल एशिया से भी कोई नहीं, और मुस्लिम वर्ल्ड से भी कोई नहीं है, बिल्कुल उधर इसराइल के साथ नथी कर लिया अपने आप को, बगैर वजह होता है ना कि आप एक दुनिया में चलते हैं। बहरहाल एनीवे, अच्छा, वहाँ गज़ा में ये सूरत हाल है कि उन्होंने, हमास के लोगों ने, अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो था वो अपनी जगह मौजूद है, ये फ़ौज अंदर दाखिल नहीं हो पा रही, फ़ौज अंदर दाखिल नहीं हो पा रही, ये स्ट्राइक करते हैं, वो तो जवाब, ये स्ट्राइक में कहते हैं कि वो कहते हैं लोग, ट्रक जा रहे हैं अंदर, खुले हुए हैं, वो खबरें कम आ रही हैं, वो ट्रक खाना पीना जा रहा है अंदर, खुराक जा रही है वो। लेकिन आज दो बातें हुई हैं, एक तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ज़ाहिर स्टीव विटकॉफ की मुलाकात जो है, वो यूरोप में थे, तो स्टीव विटकॉफ की मुलाकात जो है वहाँ पे कतर के ऑफिशियल्स के साथ हुई है, बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई है कतर के ऑफिशियल्स के साथ, कि ये जो सारा प्लान था स्टीव विटकॉफ साहब आपका, ये इसको अनाउंस करें।
एक बड़ा अजब आइडिया फ्लोट कर रहा है कि एक, अच्छा ये अभी चूंकि मीडिया में मतलब ये आप समझें कि ये बस ये ऐसे ही बस घूम रही है, एक चीज़ घूम रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि उनको एक मुल्क जो है, एक रियासत उनको नोबल इनाम के लिए नॉमिनेट करे। ये उन्होंने कहीं ख्वाहिश का इजहार किया है जी। और वो रियासत जो है उसका नाम फ़लस्तीन होगा। वो एक ऐसी सिचुएशन पे लेके जा रहे हैं, ये कुछ जगहों पे ये बात घूम रही है अरब ममालिक के अंदर। अब इसमें कितना दुरुस्त है कितना गलत है, लेकिन ये बात गर्दिश में है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बहुत एक्सट्रीम तक ले जाके, यहाँ तक तो चले गए ना वो कि इसको एंड करो, अभी हमास ने भी कह दिया होगा। उसके बाद जब वो अनाउंसमेंट करके ना तो पैलेस्टीनियन स्टेट फिर इनको नॉमिनेट कर दे, और फ़लस्तीनी रियासत अगर ऐलान कर देते हैं तो इससे ये तो एक तारीखी वाक़या होगा कि फ़लस्तीनी रियासत ने नॉमिनेट कर दिया उनको नोबेल प्राइज़ के लिए। ये अरब दुनिया में एक बात चल रही है, और अब इसका दुरुस्त होना ना दुरुस्त होना, लेकिन चूंकि मीडिया के सर्कल्स में और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बात चल रही है कि ये प्रेसिडेंट, अच्छा दूसरी बात ये हुई है कि वो स्टीव विटकॉफ की मुलाकात हुई है कतर के ऑफिशियल से। हमास के लोगों ने, अच्छा इसराइल की तरह हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, हमने छुड़ा लिए हैं, उन्होंने आज दो जो अपने पास शेर कमाली रखे हुए हैं हमास के लोगों ने, उनकी आज उन्होंने 28 सेकंड की वीडियो जारी कर दी है। अच्छा अब उसमें एक इलॉन ओहेल है और एक जो है वो गाय गिबोया दाला, ये जो है ये दो लोग हैं जो मगवी हैं। अब इनकी वीडियो इस तरह से जारी हुई है कि 28 सेकंड की वीडियो है, उसमें ये जो इलॉन ओहाल है ये गाड़ी में जाता हुआ नज़र आ रहा है वीडियो में जो क्लिप है, और ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि मैं दुलाई गिलोबा में हूँ, आज जुमेरात का दिन है और आज 28 अगस्त है, ठीक है, ये 28 तारीख की जो है ये 28 अगस्त इस पे वो आ रहा है लिखा हुआ कि आज 28 अगस्त है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामला ख़त्म हो जाए। फिर ये गाड़ी में जो जाता है तो जाने के बाद इसकी दूसरे मगवी से एक जगह पे मुलाकात होती है और दोनों फिर मिलते हैं थोड़ी देर के लिए आपस में। तो दूसरा जो मगवी है वो भी फिर इस क्लिप में नज़र आ रहा है, ये दोनों मिलते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और फिर ये अलग से बात कर रहा है। फिर ये अंधेरे में जो है दूसरे दोनों की मुलाकात हो रही है, फिर वो कह रहा है कि जी वो जो, तो दो 28 सेकंड का एक क्लिप आज उन्होंने जारी कर दिया। अब इन दो के बारे में जो है ये इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने आज कहा है कि हम अपना फेलियर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना गज़ा की पट्टी में और फिर ये कहाँ रखा हुआ है हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। अच्छा अब साथ ही जो अरब समिट हुई है, अच्छा दो मुल्कों की इंटेलिजेंस सर्विसेज के चीफ्स के हवाले से इतला आ रही है कि वो कांस्टेंट एक दूसरे के साथ राब्ते में है। एक टर्किश जो MIT उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो उनकी कई मुलाकातें हुई हैं इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ के साथ, और ये सारे मुल्क आपस में हुक्मरानों के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, इंटेलिजेंस के हवाले से, सारे चूँकि एक साथ ही है ना, वो हमारे वाला सिस्टम तो है, वो एक ही सारा सिस्टम एक साथ चल रहा होता है, मुल्क जो है वो मुल्क के तौर पर चल रहे होते हैं आगे। तो उसमें ये फैक्शंस और पार्टियां और आपस में एक दूसरे के मफादात हैं, वो मुल्क के मफादात के तहत सारा चल रहा होता है। तो उसमें यह है कि उसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वो आई है काहिरा से अरब लीग के जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो इजलास हुआ है, और वो जो इजलास हुआ है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ है, और वो ये है कि किसी भी सूरत जो है, ये मैं दोहा न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ 27, कतर और अरब मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है उन्होंने रीअफर्म किया है कि मशरकी यरूशलेम ही फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। अच्छा यहाँ वो किस्सा मुका दिया ना कि यहाँ होगा तो तल अवीव होगा, तो मशरकी यरूशलेम ही फ़लस्तीनी रियासत का, अब ये अरब ममालिक यहाँ पे उन्होंने बात कर दी। दूसरी जो बात है वो ये है कि इजिप्ट की तरफ से आज उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा सीधा और बड़ा स्ट्रेट उनका स्टेटमेंट है, और वो ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत जो है वो यहाँ से फ़लस्तीनियों की सरजमीन है, और फ़लस्तीनियों की सरजमीन से हम किसी भी सूरत में यहाँ से हम फ़लस्तीनियों को नहीं निकल, मैं अरब न्यूज़ कोट कर रहा हूँ 24, फ़लस्तीनियों की डिस्प्लेसमेंट हम गज़ा से नहीं होने देंगे।
किसी सूरत गजा से फ़लस्तीनियों ये जो है ना कि बाहर इस यहाँ आबाद हो जाए, ये अरब न्यूज़ उन्होंने बिल्कुल इजिप्ट ने कहा है कि अच्छा ये उन्होंने कहा हमारी रेड लाइन है, यहाँ से फ़लस्तीनियों का इनखला हमारी रेड लाइन है, ये बिल्कुल क्लियर। अच्छा इससे पहले ये जो ईस्ट यरूशलेम का मैसेज है ये आया, ये किसके थ्रू आया? यूएई ने कहा था कि ये वेस्ट बैंक के अंदर यहाँ पे यरूशलेम है, यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करना। यूएई का मैसेज आया, वो नेतन्याहू पीछे हटा। अब इजिप्ट ने कहा है कि ये गजा से लोगों का निकालना जो है इसको भूल जाओ, हम हमारी फौज यहाँ खड़ी हुई है। फिर सारा रेड लाइन है, फिर लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया रेड लाइन। ये रेड लाइन है कि इसको यहाँ से इनको दरबदर करने की कोशिश मत करना, ये इनकी सरजमीन है। और साथ ही अरब लीग ने कह दिया है कि वो जो रियासत है ये ज़हन में रखेंगे, जो रियासत का ऐलान कर रहे हैं उसका दारुल हुकूमत यरूशलेम ही होगा, मशरिकी यरूशलेम। ये नहीं कि आप कहें पैलेस्टीनियन स्टेट और फलाना, नहीं, मशरिकी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत होगा। ये अरब लीग ने वाज़ेह कर दिया। इस दौरान नेतन्याहू जो है वो फंसे हुए हैं, मैं फ़ौज मेरी जाएगी नहीं जाएगी, पहली तारीख को जाना था, 5 तारीख हो गई है, वो अब उधर से खाना पीना, उधर ट्रक भी खुल गए हैं, उधर ट्रंप किसी वक्त क्या, उधर मतलब ये है कि ये भी अल्टीमेटली अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ मामला बढ़ा। और मैंने आपसे बात की ना कि ये जो स्टेटमेंट है ना अरब ममालिक की आज कि मशरिकी यरूशलेम ही दारुल हुकूमत होगा, ये बड़ा एक क्लियर मैसेज है। और ख़ास तौर पर उसको जब स्टीव वित्कॉफ के साथ कतर के ऑफिशियल्स यूरोप में मुलाकात कर रहे हैं और तुर्किया इसमें ज़ाहिर है कि ये मेरा ख्याल है कि महमूद अब्बास जो हैं, प्रेसिडेंट महमूद अब्बास को और उनके डेलीगेशन को जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी डिमांड की है आज, ये पाकिस्तान की तरफ से भी बात हुई है आज, मेरे ख्याल से फॉरेन ऑफिस ने आज बात की है बड़े खुल के इसके ऊपर। और बाकी ये है कि पाकिस्तान सीपैक 2.0 के लिए तैयार हो रहा है। सीपैक 2.0 का मतलब है कि बहुत अपग्रेडेड सीपैक 2.0, और उसकी ज़ाहिर है तफसील और बाकी चीज़ें सारी सामने आएंगी। तो ये जो मुल्क सारे जो हैं वो अब ये नई बदलती दुनिया के लिहाज से अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं। और कई मुल्क ऐसे हैं जो चाइना से बहुत खुश वापस लौटे हैं, और उनमें से एक पाकिस्तान भी है कि पाकिस्तान भी जो ग्लोबल स्टेज पे थोड़ा बैलेंस करके अमेरिका के साथ, ईयू के साथ, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, एससीओ के साथ, और अमेरिका ने कह दिया कि ब्रिक्स में से आई को निकालो जी। तो ये अब एक चैलेंज है इंडिया के लिए, और देखते हैं कैसे निकले। देखिए निकल तो जाते हैं मुल्क, लेकिन कैसे निकलेंगे अब ये एक प्रोसेस जो है ना, ये बड़ा एक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस डिप्लोमेटिक, क्योंकि उधर चाइना तो नहीं अपनी, उसने 1 इंच नहीं छोड़ रहा, वो प्यूटिन 1 इंच नहीं छोड़ रहा अपने इलाके का, उसने बल्कि छुका हुआ ट्रम्प ने कि जितने इलाके आगे लेते जाओ। तो चाइना जो है वो अपनी, तो बड़े इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये काफ़ी अर्सा पहले एक प्लान बी तैयार करके रखना चाहिए था, और उनके इल्म में होगा, वाइब्स आ रही होंगी उन तक कि ये ऐसा हो सकता है अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब यह है कि वहाँ के ज़ाहिर लोग सफ़र ना करें, इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, इस दुआ के साथ के आने वाले दिन हैं उनमें ये सैलाब के हवाले से कोई अच्छी खबर आए खित्ते में, दुनिया में, ख़ास तौर पे गज़ा से अच्छी खबरें हमारे पास आएँ। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।